वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित द्वारा महर्षि वाग्भट के आयुर्वेदिक सूत्रों को 2007 में चेन्नई में प्रस्तुत किया गया। 8 दिन की इस व्याख्यान श्रृंखला को आप तक राजीव भाई के अनुज भाई प्रदीप दीक्षित द्वारा संचालित एवं सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र स्थित राजीव दीक्षित मेमोरियल स्वदेशी उत्थान संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह स्वास्थ्य व्याख्यान हमें देता है सृष्टि का आयुर्वेदिक निरोगी जीवन रहस्य। इस प्रथम स्वास्थ्य व्याख्यान में आपको निम्न विषयों की जानकारियां मिलेंगी। भारत के लोगों की स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति, महर्षि वाग्भट जी का जीवन परिचय, मिट्टी से बने बर्तनों का महत्व, एल्यूमीनियम के बर्तनों के उपयोग से बढ़ती बीमारियां। चेन्नई नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, हमारी जो चिकित्सा और स्वास्थ्य का विषय है, इस पर बात करने की प्रेरणा मुझे पिछले 3-4 साल पहले हुई, जब मैंने भारत देश की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा था, ये जानने के लिए कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। तो सरकार ने जो मुझको डाटा भेजा वो 1-2 पन्ने का नहीं था, वो काफी 600-700 पन्ने का मोटा सा एक पुलिंदा था। उसमें जो सेंसस की रिपोर्ट थी वो पूरी उन्होंने लिखी थी। वो पढ़कर मुझे बहुत परेशानी हो गई। परेशानी क्या हो गई कि उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 112 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं और 112 करोड़ लोगों में स्वस्थ लोगों की संख्या गिनती की 25 से 30 करोड़ है। बस 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको स्वस्थ कहा जा सकता है। बाकी जितने भी लोग हैं सभी को कुछ न कुछ तकलीफें हैं। कि 5 करोड़ लोग इस देश में हैं जिनको डायबिटीज है, और विशेषज्ञ ये कहते हैं उस रिपोर्ट में कि अगर यही गति और रफ्तार से डायबिटीज बढ़ती गई तो अगले 2014 तक लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों को ये होगी। फिर उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 12 से 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको लंग्स इन्फेक्शन की भिन्न भिन्न बीमारियां हैं, जैसे दमा है, अस्थमा है, सांस फूलती है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे 12-13 करोड़ लोग। फिर वो विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 15-16 करोड़ लोग हैं जिनको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हड्डियों का दर्द, जिसको आप संधिवात कहते हैं सरल भाषा में, ये हड्डियों के जोड़ों के दर्द की बीमारियां हैं। फिर उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 से 10 करोड़ लोग हैं जिनको पेट का कुछ न कुछ तकलीफ है, जिनको पित्त की बीमारियों के द्वारा हम लोग अक्सर परिभाषित करते हैं। गैस बनना, एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, हाइपर एसिडिटी होना, वगैरह वगैरह। और ये सब मैं पढ़ता गया और एक जगह लिखा हुआ था रिपोर्ट में, बहुत परेशान करने वाली बात, कि 20 से 22 करोड़ लोग हैं जिनको आंखों की कुछ न कुछ बीमारी है। या तो कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता, दिन में दिखता है तो रंग का अंतर पता नहीं चलता। हम लोग अंग्रेजी में उनको नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस या ग्लूकोमा जैसी बीमारियों से परिभाषित करते हैं। और ये पढ़ते पढ़ते मैं परेशान होता गया। अंत में रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि ये सब बीमारियां तो हैं और सरकार इनके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। फिर ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद और एक हिस्सा है रिपोर्ट का कि भारत की सरकार कहती है कि विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए इस देश में जो डॉक्टरों की संख्या है, जो रजिस्टर्ड हैं, वो 23 लाख हैं। MBBS, MD, MS, BAMS माने आयुर्वेद के और प्लस BHMS होम्योपैथी के, तीनों विधाओं के। अब 23 लाख डॉक्टर और लगभग 70 से 75 करोड़ मरीज, या बल्कि 80 करोड़ मरीज। फिर मैंने एक दूसरा पत्र लिखा और मैंने स्वास्थ्य मंत्री को यह कहा कि ये डॉक्टरों की संख्या तो पर्याप्त नहीं है। तो मंत्री के यहां से पत्र आ गया कि भारत की सरकार और राज्य की सरकारों ने अब तक जितने डॉक्टर्स बनाए हैं, इनको बनाने में करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है। अगर ये संख्या हम दुगनी करें तो 20 लाख करोड़ रुपए हमें चाहिए। सरकार के पास इतना धन उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने भारत सरकार को याद दिलाया कि भारत सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया हुआ है जिसमें कई देश शामिल हैं, और वो समझौते का टाइटल है 2014 तक सभी स्वस्थ।
तो 2014 तक कैसे होने वाला है? मुझे नहीं लगता कि कोई होने की संभावना है। और सरकार स्वीकार करती है कि जिस गति से सरकार काम कर रही है, अगर सभी हिंदुस्तानियों को स्वास्थ्य दिया जाए, चिकित्सा दी जाए, तो कम से कम 350 साल लगेंगे। अब मेरी एक जो दुख की बात है मन की, वो ये कि 350 साल में जनसंख्या अगर जो बढ़ रही है उसको जोड़ दिया इसमें, तो किसी को भी स्वास्थ्य कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। जब ये जानकारी मुझे आई तो मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने सोचा कि ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। सबको स्वास्थ्य मिलना सरकार के बूते का और सरकार के दम पर और चिकित्सा जो चल रही है इस देश में उसके दम पर तो संभव नहीं है, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए मैंने भारत देश के कई बड़े चिकित्सकों से बात करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि भारत में किसी को भी सरकार के भरोसे चिकित्सा कभी नहीं मिल सकती। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी चिकित्सा स्वयं करे, तभी रास्ता खुलेगा और कोई रास्ता नहीं। पिछले 60 वर्षों में आजादी के बाद आप सब जानते हैं, सरकार भी मानती है इस बात को कि जितना विकास हुआ है एलोपैथी चिकित्सा का, जितने डॉक्टर बढ़े हैं, जितनी दवाएं बढ़ी हैं, जितने हॉस्पिटल्स बढ़े हैं, जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतनी बीमारियां कई गुना गति से बढ़ गई। अब न हॉस्पिटल पर्याप्त हैं, न डॉक्टर पर्याप्त हैं। आप अक्सर आए दिन अखबारों में समाचार पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे कि लोगों को बिना इलाज के मर जाना पड़ता है, बिना दवा के मर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के बाहर बेचारे पड़े रहते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उनके ऊपर काम का इतना बोझा है कि वो सभी पेशेंट को अटेंड नहीं कर सकते। ये दोनों तरफ की बातें समझने के बाद मुझे वैद्य हार्डीकर जी की बात समझ में आई कि सब लोग अपनी चिकित्सा करने लगे तो रास्ता खुलता है सभी के स्वस्थ होने का। तो मैंने पूछा कि क्या यह संभव है कि हर आदमी अपनी चिकित्सा खुद कर ले, तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर क्या करता है, आपसे कुछ बातें पूछेगा, आपको भूख लगती है कि नहीं, प्यास लगती है कि नहीं, नींद आती है कि नहीं, खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह, और ये सब आप उसको बताएंगे। ये सब बताने के बाद वो अपना कंक्लूजन आपको बताएगा कि आपको फलाना रोग हुआ है या आपको ऐसी तकलीफ हुई है। मतलब क्या है, डॉक्टर ने जो कुछ बताया आपके कहने पर, वो कोई भगवान तो नहीं है, ऐसा डॉक्टर तो कहीं नहीं है कि जो आप कुछ भी ना कहो और बता दे कि आपको ऐसा है। शायद 250-300 साल पहले रहे होंगे ऐसे कुछ चिकित्सक जो नाड़ी देखते ही बात करते थे कि आपने 10 दिन पहले ये खाया। ऐसे वैद्य रहे हैं इस देश में जो 1 मिनट आपकी नाड़ी पकड़ लें तो बता देंगे कि कल क्या खाया, 2 दिन पहले क्या खाया, 4 दिन पहले क्या खाया, 10 दिन पहले क्या खाया। आप जो बताते हैं डॉक्टर उस पर से अपना तय करता है, लेकिन उसमें भी वो पक्का नहीं होता। एलोपैथी चिकित्सा में तो सिद्धांत ही है ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। माने कोशिश करो और गलतियां करो, कोशिश करो और गलतियां करो, कोशिश करो, माने तीर चलाओ, लगे तो ठीक, नहीं तो तुक्का। फिर मैंने ये बात कंफर्म करने के लिए एलोपैथी के कई बड़े डॉक्टरों से बात की, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की, दिल्ली में, मुंबई में। वो कहते हैं कि देखो बात तो सही है लेकिन हम इसको जाहिर में नहीं कह सकते, माने आप जैसे लोगों के सामने नहीं कह सकते कि हम सब ट्रायल एंड एरर पे काम करते हैं, हम सब तीर चलाते हैं, लग जाए तो ठीक है, नहीं तो तुक्का है। माने आपका जो इलाज किया जाता है वो एक कुछ एजम्पशंस के आधार पर है, कंफर्म कुछ भी नहीं है उसमें। काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो आप तो मर ही जाएंगे। डॉक्टर कहेगा मैंने तो बहुत कोशिश की, अब मैं क्या कर सकता हूं, और आप चुपचाप अपने पेशेंट की डेड बॉडी लेके वहां से चले आएंगे। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान के एलोपैथी चिकित्सा के शीर्षस्थ डॉक्टर जो इस देश में हैं, उनकी एक संस्था है। वो संस्था की एक कॉन्फ्रेंस में मैं चला गया था गलती से। कुछ कहना नहीं, रिएक्ट नहीं करना, बस सुनना, हम देखो क्या बातें करते हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन में बैठा रहा दिल्ली में। जो बातें होती हैं वो आपको सुना दी जाए तो आप किसी भी एलोपैथी चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे। वो बिल्कुल इस तरह से बातें करते हैं जैसे कोई कसाई बकरे को काटने से पहले बात करता है। ऐसी स्थिति इस देश में आ गई है। फिर 3 दिन सुनने के बाद मैं परेशान हो गया, तो मैंने वो डॉक्टर से कहा मैं जाना चाहता हूं। उसने कहा अब तुम समझ गए हम लोग क्या हैं।
तो मैंने कहा ये आपने मुझे समझाया क्यों? तो उन्होंने कहा तुम एक काम कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते, कि ये बातें दूसरों को समझा दो। ऐसी स्थिति है। उसमें जो सबसे गंभीर बात हुई थी वो मैं आपको एक वाक्य में कहना चाहता हूं। वो ये कहते थे, सभी डॉक्टर एक दूसरे से सहमत होते हुए, कि 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही काम किया है, दर्द से लड़ने का, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही रिसर्च किया है, एक ही काम किया है, एक ही शोध किया है, वो दर्द से लड़ने का, इसके आगे कुछ नहीं है। और ये बात मैं बहुत घंटों घंटों सोचता रहा, तब जाकर मुझे मन में प्रेरणा हुई कि मुझे तो भारत के लोगों को कुछ और बताने की जरूरत है। कि अब मेरे समझ में आया, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें महान महान लोगों ने, चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, बागभट्ट ऋषि, निघंटु ऋषि, पाराशर ऋषि, ये सब महान महान लोगों ने एक बात कॉमन कही है, और वो ये कही है कि जो व्यक्ति मरीज होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि उसको अपने दुख और तकलीफ का जितनी गहराई से महसूस हो सकता है वो किसी भी डॉक्टर को नहीं होता। जो अपने दुख तकलीफ को गहराई से महसूस कर सकता है वो चिकित्सा भी कर सकता है, बस उसको कुछ ज्ञान की जरूरत है। और कुछ ज्ञान, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्ञान अगर उसके जीवन में है तो वो कहते हैं कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है। और आयुर्वेद के जितने बड़े पंडित हैं वो भी मानते हैं इस बात को। वो ये कहते हैं कि आयुर्वेद का 85% हिस्सा, ये बात मैं आप सबको बहुत विनम्रता पूर्वक लेकिन गंभीरता से कह रहा हूं, इसको आप कभी भूलिएगा मत। आपके जीवन के स्वास्थ्य और चिकित्सा का 85% हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयं उसे कर सकते हैं। मात्र 15% हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको किसी विशेषज्ञ की मदद की जरूरत पड़ सकती है, मात्र 15%। और आपको मैं एक आगे की बात कहता हूं कि ये जो 15% हिस्सा है आपकी जिंदगी का जिसमें आपको विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है, ये हिस्से में सबसे कम बीमारियां हैं। माने जहां आपको विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़े आपके जीवन में, वो बीमारियों की संख्या सबसे कम है, और जहां विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है आपको अपने जीवन में, वो बीमारियां सबसे ज्यादा है। इसका माने कि हम 85% तो डॉक्टर हो ही सकते हैं। कंक्लूजन इस बात का यह है। अब आप अगर 85% से और बेहतर डॉक्टर होना चाहते हैं तो बागभट्ट ऋषि कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा जान लीजिए, बस। और वो दूसरी महत्व की बात कहते हैं कि अपने भोजन को पहचान लीजिए। शरीर को जान लीजिए, भोजन को पहचान लीजिए, तो वो कहते हैं आप 100% डॉक्टर हो सकते हैं। शरीर को जान लीजिए मतलब शरीर के क्या क्या अंग हैं, अंगों के क्या क्या उपांग हैं, हृदय है तो कहां है, लीवर है तो कहां है, किडनी है तो कहां है। अब तो एक चार्ट आता है कैलेंडर जैसा, मेरी आपको विनती है कि खरीद के एक टांग लीजिए अपने घर में, आपको भी मदद करेगा, आपके बच्चों को भी मदद करेगा। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि ये उपलब्ध है आपके सामने। अब उसमें आगे उन्होंने एक सूत्र लिखा है संस्कृत में कि शरीर को जानना अगर है तो ठीक है, इसको जरा और समझिएगा। शरीर को जानना है तो ठीक है, लेकिन भोजन को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी, कि जिसने भोजन को पहचान लिया उसको जिंदगी में कभी भी किसी चिकित्सक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब भोजन को पहचान लिया माने रसोई घर को पहचान लिया, सीधी सी बात है। और भागवत जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वो रसोई घर है। और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा विज्ञान अगर कोई है तो ये रसोई घर का विज्ञान है। वो ये कहते हैं कि इससे बड़ी खोज पूरी दुनिया में हुई नहीं और अगले हजारों साल होगी नहीं। इतनी गहरी बात वो कहकर चले गए यहां से। और मैं अपने अनुभव से और आप खुद अपने अनुभव से ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में भोजन और रसोई पर सबसे ज्यादा रिसर्च अगर कहीं हुई तो भारत में हुई, और अगले हजारों साल भी होगी तो भारत में ही होगी। क्यों? दूसरे देशों में भोजन ही नहीं है, रिसर्च क्या करेंगे? हो भोजन तब तो रिसर्च करें।
आप में से बहुत सारे लोग यूरोप गए होंगे, अमेरिका गए होंगे। आप देखिए भोजन क्या है उनके पास, ले दे के एक पाव रोटी और डबल रोटी। अब वो आलू से खा लो या प्याज से खा लो, प्याज से खा लो कि आलू से खा लो। उसको बीच में काट के प्याज भर लो या प्याज बगल में रख के खा लो। उसको पिज्जा कह दो, बर्गर कह दो, हॉट डॉग कह दो, कोल्ड डॉग कह दो, वो प्रिपरेशन तो एक ही है ना। और वो प्रिपरेशन है मैदे का, मैदे को सड़ाकर बनाया हुआ। इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं जिसको फूड स्टफ कहा जाए, माने सॉलिड भोजन, मुख्य भोजन कहा जाए, वो उनके पास एक ही है, पाव रोटी, डबल रोटी। उसको वो मछली से भी खा सकते हैं, गाय के मांस से भी खा सकते हैं, बकरे के मांस से भी खा सकते हैं, या वगैरह वगैरह कहीं से कुछ भीख में मिल गया, दाल चावल वगैरह, तो उसके साथ खा सकते हैं। वो सब भीख में मिला हुआ है, उनके यहां कुछ होता है नहीं। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। एक बार एक विदेशी व्यक्ति से मेरा झगड़ा हो गया। एक जर्मनी का व्यक्ति था, उससे झगड़ा हो गया। झगड़ा कुछ इस बात का था कि भारत महान है कि जर्मनी महान है। वो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं वगैरह वगैरह। हिटलर भी यही कहता था। तो उसकी महानता की हवा निकालने के लिए मैंने उससे कुछ सवाल कर लिए, तो परेशान हो गया। लेकिन जर्मनी की असलियत सामने आ गई। मैंने उसको पूछा तुम्हारे देश में क्या होता है? गन्ना होता है, गन्ना, शुगर केन? तो उसने कहा नहीं होता। आम होता है? आम नहीं होता। केला होता है? नहीं होता। चीकू होता है? नहीं होता। संतरा होता है? नहीं होता। मौसम्मी होती है? नहीं होती। वो बहुत परेशान हो गया तो कहने लगा देखिए मिस्टर राजीव दीक्षित, कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती। अब बात आगे करिए। कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती। एक वाक्य में उसने खत्म कर दिया। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मीठी चीज नहीं, कड़वी चीज पूछते हैं। मेथी होती है? मेथी, मेथी तो मीठी नहीं है। तो मेथी होती है? उसने कहा नहीं होती। पालक होता है? नहीं होता। चुकंदर होता है? नहीं होता। फिर थोड़ी देर में परेशान हो गया, कहने लगा हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में नहीं होती। तो मैंने कहा फिर होता क्या है? तो उसने कहा दो ही चीजें हैं, एक तो आलू होता है और एक प्याज होती है। तो आलू को प्याज में मिला के खा लो या प्याज को आलू में मिला के खा लो, और कुछ नहीं होता। फिर मैंने उसको गिनाना शुरू किया कि देखो भारत में क्या क्या होता है, मीठी चीजों में क्या क्या होता है, खट्टी चीजों में क्या क्या होता है, तीखी चीजों में क्या क्या होता है, कसैली या कड़वी चीजें क्या क्या हैं। 6 रस है ना, षड रस की बात कही जाती है। 6 रस में मैंने गिनाना शुरू किया तो वो कहता है कि यार इसमें तो एक एनसाइक्लोपीडिया लिख जाएगा। मैंने कहा यस, भारत में इतना ही होता है। और मैंने उसको जब ये कहा कि ये हर गांव में होता है, तब तो वो बहुत परेशान हो गए। 7,32,000 गांव हैं, हर गांव में ये सब होता है। माने किसी गांव को दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, नमक को छोड़कर। तब उसने कहा कि सच में इंडिया इज ग्रेट। ये ग्रेटनेस है अपने देश की। हमको अगर ये समझ में आती है तो बागभट्ट जी की बातें हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मैं बागभट्ट जी के बारे में 1-2 जानकारी और देकर विषय पर आना चाहता हूं, ये भूमिका के रूप में कह रहा हूं। बागभट्ट जी भारत देश के उन महान ऋषियों में गिने जाते हैं जिन्होंने चरक से भी ज्यादा काम किया। अब तक हमने बार बार चरक का नाम सुना है, चरक चरक चरक। बागभट्ट जी चरक के शिष्य थे और चरक ने जितने साल काम किया उससे 1.5 गुना ज्यादा काम बागभट्ट जी का है। चरक जी के जाने के बाद चरक ने जो सूत्र लिखे हैं, जो उनकी खोज है, रिसर्च है, चरक संहिता जो पूरा का पूरा शास्त्र है, उसके एक एक सूत्र को प्रमाणित करने का काम बागभट्ट जी ने किया। प्रमाणित करने का मतलब ऑब्जर्वेशन करना, फिर जैसा रिजल्ट है वैसा ही प्राप्त करना। जैसे चरक ऋषि ने कहा ये खाने से ये होता है, मान लो उन्होंने एक स्टेटमेंट कर दिया कि ये वस्तु खाने से ये होता है। बागभट्ट जी ने उसको प्रमाणित करने में 25 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए, 30 साल लगा दिए, और जब तक देख नहीं लिया तब तक उसको लोगों को कहने लायक नहीं माना। हमारे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि चरक जो थे महापंडित थे, बहुत ऊंचे स्थान के व्यक्ति थे, लेकिन बागभट्ट जी थे वो साधारण आदमियों के चिकित्सक थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चरक ने जो बातें बहुत गहराई से और गूढ़ शब्दों में कही हैं, बागभट्ट जी ने उनको बहुत सरल करके साधारण लोगों की समझ में आए वैसा प्रस्तुतिकरण कर दिया है।
भागवत जी की ये 2 पुस्तकें अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने चरक को पढ़ लिया, सुश्रुत को पढ़ लिया, निघंटु को पढ़ लिया, सबको पढ़ लिया, क्योंकि उन्होंने सबका निचोड़ डाल दिया उसमें। और वो ये कहते हैं कि अब मैंने जो तैयार कर दिया है अष्टांग हृदयम या अष्टांग संग्रहम, ये आम आदमी के लिए है। वो चाहे तो इसका पालन करे और अपने जीवन में मेरी तरह से सुखी और निरोगी रहे। भागवत जी 135 वर्ष तक जिंदा रहे और उनके शिष्य बताते हैं कि उन्होंने इच्छा मृत्यु को धारण किया। माने उनकी इच्छा हो गई थी कि अब बहुत दिन जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है, तो मृत्यु को वरण किया। ऐसे पंडित आदमी, इतनी कमांड अपने शरीर पर। और वो ये कहते हैं जब मृत्यु को जा रहे थे तो उनके शिष्य कह रहे थे कि परेशान हम हो जाएंगे, आप चले जाएं। उनका कोई परेशानी नहीं है, ये शरीर छोड़ूंगा, दूसरा धारण करूंगा। जैसे तुम शर्ट बदलते हो मैं बदल लूंगा, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए, इस शरीर का सीमा हो गया है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मृत्यु को धारण किया अपनी इच्छा से, उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है वो 2 ही पुस्तकों में सारा समाहित है। तीसरी कोई पुस्तक उन्होंने लिखी नहीं। और वही दोनों पुस्तकों में कुल मिलाकर 7000 सूत्र हैं। 2 पुस्तकों में कुल मिलाकर 7000 सूत्र हैं। सभी सूत्र संस्कृत में हैं। वही सूत्र मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ता रहा। और हमारा जो अभियान है, जो पूरे देश में हम चलाते हैं स्वदेशी के लिए, उससे ये बहुत गहराई से जुड़ा है। क्योंकि हमारे अभियान में अब तक हम ये बात करते थे ना कि घर में पेप्सी कोला, कोका कोला मत लाओ क्योंकि विदेशी पेय है। फिर मैं ये भी कहता था ये पीने लायक नहीं है, टॉयलेट क्लीनर है। बहुत साल पहले मैं बोल के गया था चेन्नई में। अब सरकार ने भी मान लिया है कि टॉयलेट क्लीनर है और वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि टॉयलेट क्लीनर है। पेप्सी कोका कोला भारत से धन लूटकर अमेरिका ले जा रहा है। ऐसे एलोपैथी चिकित्सा की दवाएं बनाकर कंपनियां उससे भी ज्यादा लूट कर ले जा रहे। एक अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। उसकी बैलेंस शीट मैंने देखी तो उनका मुनाफे का प्रतिशत 20,000 है। पेप्सी कोका कोला तो 1000% पे काम कर रहे हैं। एक अमेरिकन कंपनी है एली लिली, उनका प्रॉफिट परसेंटेज 35,000 है। तो ध्यान में आया कि विदेशी कंपनियां पेप्सी कोका कोला बेचकर जितना धन कमा रही हैं, उससे कई गुना ज्यादा एलोपैथी की दवाएं बेचकर कमा रही हैं। और उस धन को कमाने में भारत के चिकित्सक उनकी थोड़ी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं जो ये कंपनियां बेच रही हैं। मान लो एक चिकित्सक है, बहुत पैसे वाला है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ही दवाएं लिखता है, और एक है वो एली लिली की ही लिखता है, एक है सेंडोज की ही लिखता है, एक सीबागाइगी की ही लिखता है। तो पता चला कि उनका कमीशन फिक्स है। माने कमीशन जो कंपनी ज्यादा देगी वो उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि उनको आपकी चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने कमीशन की चिंता है। और वो कमीशन खाकर ऐसी दवाएं भी लिखेंगे आपको जो जरूरत नहीं है। 18-20 गोलियां लिखी हुई हैं, 4 सुबह 4 दोपहर 4 शाम 4 रात गोलियां ऐसे खिलाते हैं जैसे सब्जियां खाएं हम। और वो तो कहते हैं कि सब्जी वब्जी खाओ ही मत, गोलियां ही खाते रहो। हाँ, विटामिन बी के लिए भी गोली खा लो, विटामिन सी के लिए भी गोली खा लो, विटामिन ए के लिए भी गोली खा लो, और गोली से भी ज्यादा इंजेक्शन लगवा लो। और अब तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या सब बना दिया। माने जो प्रकृति हमें दे रही है उसके चक्कर में न फंस के ये गोलियों के चक्कर में फंसो, ताकि कंपनी का माल बिके, ताकि उनका भी कमीशन बढ़े। ये पूरे देश में चल रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम। मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहने आया कि जिस चिकित्सक को भगवान मानकर आप उसके पास जाते हैं, पैसे भी देते हैं, फीस भी देते हैं, लेकिन वो दवा आपको देता है कमीशन के आधार पर कि ज्यादा कमीशन है तो ये दवा लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी। और भारत की सरकार बिल्कुल भी फेल हो चुकी है इस कमीशन खोरी को रोकने में। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि डॉक्टरों की कमीशन खोरी पर वो कंट्रोल कर सके। जो शपथ लेकर डॉक्टर निकल रहे हैं उसके ठीक उल्टे काम वो अपने जीवन में कर रहे हैं। वंदे मातरम। राजीव भाई के अनुज भाई प्रदीप दीक्षित द्वारा संचालित एवं सेवाग्राम वर्धा स्थित राजीव दीक्षित मेमोरियल स्वदेशी उत्थान संस्था के माध्यम से स्वदेशी चिकित्सा के व्याख्यानों की सीडी उपलब्ध कराई जाती है, जिसे आप केवल 10 रुपए के लागत मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। राजीव भाई के इन प्रेरणादायी व्याख्यानों की सीडी को आप अपनी क्षमता अनुसार
100, 200, 500 या अधिक संख्या में दान करें और स्वदेशी चिकित्सा के इन व्याख्यानों को घर घर पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि भागवत जी की बात जो वो कहते हैं कि 85% जो जीवन की चिकित्सा है वो हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, 15% के हिस्से में विशेषज्ञ की जरूरत है। और वो जानने के लिए 5-6 साल जो काम किया मैंने, उसमें से कुछ सूत्र मैंने निकाले। तो मैं तो आपको 50 तो कम से कम बताने ही वाला हूं, क्योंकि अगले 5-6 दिन मेरे पास समय है। लेकिन उन 50 में जो 15 हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें से पहला सूत्र मैं बात शुरू करता हूं। मैंने पिछले कुछ वर्षों में काम करते करते ये सूत्रों को किताब में भी लिख डाला है। मैंने किताब बना दी है, भागवत संहिता जो है, माने भागवत जी की अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रम, इनके सूत्रों को कलेक्ट करके सेलेक्ट करके 3 भाग में एक पुस्तक बनाई है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अष्टांग हृदयम, भाग 1, भाग 2, भाग 3। मूल लेखक भागवत जी हैं। मैंने सिर्फ सिलेक्शन किया है और सिलेक्शन के साथ आज के हिसाब से उसको थोड़ा विश्लेषित किया है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो आपको मेरी बात समझ में आए। एक सूत्र उन्होंने लिखा कि भोजन को बनाते समय, इसको माताएं बहनें सब बहुत ध्यान से सुने, पुरुष भी सुने तो अच्छा है। भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिला, किसको? भोजन को, वो भोजन कभी नहीं करना। क्यों? ये भोजन नहीं, विष है। कहना क्या चाहते हैं वो? और आज के हिसाब से विश्लेषण करें, सन 2007 के हिसाब से विश्लेषण करें। अब तक मैंने जो बोला वो भागवत जी का हिस्सा था, अब जो वो बोल रहा हूं वो मेरा हिस्सा है। भागवत जी कह रहे हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें, क्योंकि प्रेशर कुकर एक ऐसी तकनीक है जिसमें भोजन बनाते समय ना तो सूर्य का प्रकाश जा सकता है, ना पवन का स्पर्श उसको मिलेगा। फिर मैंने वैज्ञानिकों से बात की कि ये प्रेशर कुकर का भोजन विष है, ऐसा भागवत जी कहते हैं, आपका क्या कहना है? तो हमारे देश में CDRI नाम की एक बड़ी लेबोरेटरी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां के 2 साइंटिस्टों ने कहा कि यार काम तो हमने करके देखा है, बात सही है भागवत जी। मैं कहता हूं ये टीवी पे बोलो, तो उन्होंने कहा ये प्रेशर कुकर कंपनियां गर्दन काट देंगी हमारी, तुम चाहो तो बोलो। मैंने कहा आपकी रिसर्च क्या कहती है? वो ये कहते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर है ज्यादा से ज्यादा या 99% एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, और वो ये कहते हैं कि भोजन रखने और बनाने का सबसे खराब मेटल अगर कोई है तो एल्यूमिनियम ही है। 18 साल का रिसर्च ये कहता है कि अगर इस एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर का खाना बार बार आप खाते जाओ तो गारंटी है कि आपको डायबिटीज, अस्थमा, टीबी, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस भी होने की पूरी संभावना है, और सबसे ज्यादा टीबी होने की संभावना है। तो उन्होंने कहा 48 बीमारियों को हम डिटेक्ट कर चुके हैं जो प्रेशर कुकर के खाने से ही होती हैं। और उन्होंने कहा सबका जीवन कम होता है और जीवन की शक्ति कम होती है, प्रतिकारक शक्ति कम होती है और रोग बहुत जल्दी उनको आते हैं। मैंने ये तय किया कि पता करो कि ये एल्यूमिनियम कब से आया, तो पता चला 100-125 साल पहले आया, कि अंग्रेजों की सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन आया एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का, वो जेल के कैदियों के लिए ही आया। और उनका यह तय हुआ था कि जेल के कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही भोजन दिया जाए, क्योंकि ये सब भारत के क्रांतिकारी हैं और अंग्रेजों को इन्हें मारना है। उस जमाने में आप जानते हैं जेल में कोई भी होता था तो वो क्रांतिकारी होता था। भगत सिंह हो या उधम सिंह, चंद्रशेखर हो या अशफाक उल्ला, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हो या ठाकुर रोशन सिंह, ये सब तो क्रांतिकारी थे जो जेलों में जाया करते थे अंग्रेजों के जमाने। इनको जानबूझकर एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना देना है ताकि ये जल्दी मरे या मरने की स्थिति में आ जाए। तो समझबूझकर अंग्रेजों की सरकार ने एल्यूमिनियम के बर्तन इस देश में इंट्रोड्यूस किए। अब परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जेलों में आज भी ये नियम चल रहा है कि भोजन एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही दिया जाएगा। और अब मुश्किल ये हो गई है कि वो जेलों से हमारे घर में आ गया, और हमारे घरों से ज्यादा गरीबों के घर में आ गया। ज्यादा गरीब लोगों के भोजन तो सारे एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही बन रहे हैं, और वो बेचारे बिना जाने बूझे ट्यूबरकुलोसिस और अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मैंने उदाहरण के लिए आपको समझा दिया कि प्रेशर कुकर का भोजन नहीं करना, क्योंकि ये जहर है।
एक और चीज है अपने घर में, रेफ्रिजरेटर। और एक तीसरी चीज है अपने घर में, माइक्रोवेव ओवन। इसमें भी सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, पवन का स्पर्श नहीं हो सकता। मतलब सीधा सा ये है कि आधुनिक तकनीकी से बनी हुई चीजें जो हमारे घरों में आई हैं पिछले 15-20 वर्षों में, भागवत जी के अनुसार इनमें रखा हुआ पकाया हुआ भोजन विष है, तो ना करें। आप कहेंगे जी हम तो करेंगे, हम तो छोड़ नहीं सकते प्रेशर कुकर को, हम तो छोड़ नहीं सकते रेफ्रिजरेटर को, हम तो छोड़ नहीं सकते माइक्रोवेव ओवन को, क्योंकि इसमें भोजन से समय बचता है। तो मैं उनसे पूछता हूं ठीक है समय बचता है, तो बचे हुए समय का क्या करती हैं? तो ज्यादातर माताओं बहनों का उत्तर है सास भी कभी बहू देखते हैं। और फिर मैं जब उनको समझाता हूं कि ये जो आपने आधा घंटा या 1 घंटा समय बचाया भोजन पकाने में, ये आपका घंटों घंटों हॉस्पिटल में खराब कराएगा, तब नेट रिजल्ट क्या? वही 0 का 0। प्रेशर कुकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खाने को जल्दी पकाती है, ये है सीधा सा मतलब। अब खाने को जल्दी पकाने के लिए ये प्रेशर कुकर क्या करता है, जो भोजन आपने उसमें अंदर रखा है पकने के लिए उस पर, और जो पानी डाला है आपने भोजन पकाने के लिए उस पर अतिरिक्त दबाव डालता है। यह है प्रेशर। प्रेशर माने दबाव। और यह अतिरिक्त दबाव कहां से आता है? प्रेशर कुकर में आपने दाल डाली, ऊपर से पानी डाला, थोड़ा हल्दी मसाले डालकर बंद करके रख दिया। अब उसमें वो एक सीटी लगा दी। वो सीटी लगाई, यही सबसे खतरनाक चीज है पूरे प्रेशर कुकर की। सीटी लगाते ही क्या करता है, नीचे से गर्म और ऊपर से भाप का दबाव। किस पर? दाल पर, चावल पर, सब्जी पर। यह दबाव डाल के होता क्या है, एक दाल को तोड़कर 2 टुकड़े, जिसको द्विदल कहते हैं, जैन समाज के लोग तुरंत समझ में आ जाएंगे, द्विदल। तो यह दाल जो है ना फट जाती है, वो दाल दरक जाती है और पानी इतना गर्म होता है तो उबल जाती है, पकती नहीं है, उबलती है। पकना और उबलने में अंतर है। उबल गई है और उसका सॉफ्टनेस बढ़ गई है, तो आपने खा लिया तो आपने कहा पकी हुई दाल खा ली। माफ करिए, दाल पकी हुई नहीं है। पकी हुई दाल का आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कि जिस वस्तु को खेत में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है, भोजन रूप में पकने में भी उसको ज्यादा समय लगता है। तो आप जानते हैं अरहर की दाल को खेत में पकने में कम से कम 7 से 8 महीने लगता है। क्यों? अरहर की दाल में जो कुछ भी है, जिसको आप न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, खेत की मिट्टी में कैल्शियम है, खेत की मिट्टी में आयरन है, खेत की मिट्टी में सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, जिप्टन है, जोरोन है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खेत की मिट्टी में है। ये पौधे की जड़ में आते हैं, जड़ से तने में आते हैं, तने से फल में आते हैं। इस पूरी क्रिया में बहुत समय लगता है, तो इसलिए दाल को पकने में समय लगता है। आप दाल क्यों खाना चाहते हैं? आप दाल खाना चाहते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन कहां से आएगा? ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कलेक्शन दाल में इकट्ठा है, इनके टूट जाने पर, बिखर जाने पर, तो वो बिखरने और टूटने में उसको देरी लगने वाली है, क्योंकि आने में देरी लगी है। और प्रकृति का दूसरा नियम है कि जिन चीजों को पकने में, बड़ा होने में ज्यादा समय लगा है, उनको डिसॉल्व होने में भी ज्यादा समय लगेगा। और दाल जब डिसॉल्व होगी तब उसके प्रोटीन्स आपको मिलेंगे भोजन में। इसीलिए आप दाल खा रहे हैं, ताकि आपको प्रोटीन की कमी पूरी हो। कुछ विटामिन आपको चाहिए, कुछ प्रोटीन्स आपको चाहिए, कुछ और दूसरे अंश आपको चाहिए। तो आयुर्वेद का नियम बिल्कुल सीधा है कि दाल ज्यादा देर में पकी है तो घर में भी ज्यादा देर में पके। अब मेरे समझ में आया कि हमारे पुराने लोग जो बुजुर्ग थे वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। मैं एक बार जगन्नाथपुरी गया था, आप भी गए होंगे। तो मैंने मंदिर के महंत को पूछा कि ये भगवान का प्रसाद, माने वहां दाल और चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं? तो उसने एक ही वाक्य कहा, मिट्टी पवित्र होती है। लेकिन वो जो नहीं कह पाया महंत, वो आपको मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी न सिर्फ पवित्र होती है, बल्कि मिट्टी सबसे ज्यादा वैज्ञानिक होती है। क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है। हम जब मरते हैं ना और शरीर को जला देते हैं तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर। और इस राख का मैंने विश्लेषण करवाया एक लेबोरेटरी में,
तो उसमें कैल्शियम निकलता है, फास्फोरस निकलता है, आयरन निकलता है, जिंक निकलता है, सल्फर निकलता है, 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं मरे हुए आदमी की राख में। ये सब वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी में है। तो महंत कहता है कि मिट्टी पवित्र है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही दाल पकाते हैं, भगवान को पवित्र चीज ही देते हैं, अपवित्र चीज भगवान को नहीं दे सकते। वो बहुत वैज्ञानिक स्टेटमेंट है, बस इतना ही है कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, मैं वो दाल ले आया और भुवनेश्वर लेके गया, पुरी से भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में CSIR का एक लेबोरेटरी है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का लेबोरेटरी है, जिसको रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं। तो वहां ले गया, कुछ वैज्ञानिकों से कहा ये दाल है, उन्होंने कहा हाँ ये पुरी की दाल है। मैंने कहा इसका विश्लेषण करना है, इस दाल में क्या है। तो उन्होंने कहा हमारे पास पूरे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास जो जो चाहिए वो नहीं है, आप दिल्ली ले जाओ तो बेहतर है। तो मैंने कहा दिल्ली ले गया तो खराब तो नहीं होगी? उन्होंने कहा नहीं होगी, क्योंकि ये मिट्टी में बनी है। तो पहली बार मुझे समझ में आया मिट्टी में बनी है तो खराब नहीं होगी। तो मैं ले गया दिल्ली तक, सच में ले गया। और भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंचने में आप जानते हैं करीब करीब 36 घंटे से ज्यादा लगता है। दिल्ली में दिया, कुछ वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया और उनका जो रिजल्ट है, जो रिसर्च है, जो रिपोर्ट है, वो ये है कि इस दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी। तो प्रेशर कुकर की दाल को जब उन्होंने रिसर्च करके देखा तो उन्होंने कहा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम है। मैं पूछा परसेंटेज वाइज बता दो, तो उन्होंने कहा अगर अरहर की दाल को मिट्टी की हांडी में पकाओ और 100% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो कुकर में पकाने में 13% ही बचते हैं, 87% नष्ट हो गए। मैं पूछा कैसे नष्ट हुए, तो उन्होंने कहा ये जो प्रेशर पड़ा है ऊपर से और इसने दाल को पकने नहीं दिया, तोड़ दिया, मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं, तो दाल तो बिखर गई है, पकी नहीं है, बिखर गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो खाने में हमको ऐसा लग रहा है कि ये पका हुआ खा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। पके हुए से मतलब यह होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको कच्चे रूप में शरीर को उपयोग नहीं आते, उनको आप उपयोगी बना लें, इसको पका हुआ कहते हैं आयुर्वेद में। तो उन्होंने कहा कि यह मिट्टी की हांडी की दाल बहुत बहुत क्वालिटी में ऊंची है, बशर्ते कि आपके प्रेशर कुकर की। और दूसरी बात तो आप सभी जानते हैं, वो मुझे सिर्फ रिपीट करनी है कि मिट्टी की हांडी की बनाई हुई दाल को खा लीजिए तो जो उसका स्वाद है वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। इसका मतलब क्या है, भारत में चिकित्सा का और शास्त्र पाक कला का ऐसा विज्ञान विकसित हुआ है जहां क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और स्वाद भी मेंटेन रहेगा। तब मैंने गांव गांव घूमता रहता हूं तो पूछना शुरू किया, तो बोलते हैं लोग कि ज्यादा नहीं 30-40 साल पहले सब घर में मिट्टी की हांडी की दाल थी। मेरी दादी को पूछा तो दादी कहती है कि हम तो जिंदगी भर मिट्टी की दाल ही खाते रहे। तब मेरे समझ में आया कि मेरी दादी को डायबिटीज क्यों नहीं हुआ, तब मुझे समझ में आया उसको घुटने का दर्द क्यों नहीं हुआ, तब मुझे समझ में आया उसके 3200 दांत मरने के दिन तक सुरक्षित थे, क्योंकि हमने उसका अंतिम संस्कार किया। अगले दिन जब राखी लेने गए तो सारे दांत उसके 32 के 32 निकले। तब मेरे समझ में आया कि 94 साल की उम्र तक मरते समय चश्मा क्यों नहीं लगा उसकी आंखों पे, और जीवन के आखिरी दिन तक अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोते हुए मरी थी। यह कारण है कि शरीर को आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति अगर नियमित रूप से होती रहे तो आपका शरीर ज्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद के काम करता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा सप्लाई मिला दाल में, जो खाई थी उसने मिट्टी की हांडी में पका पका के। और न सिर्फ दाल पकाती थी वो मिट्टी की हांडी में, बल्कि दूध भी मिट्टी की हांडी में पकाती थी, घी भी मिट्टी की हांडी से ही निकालती थी, दही का मट्ठा भी मिट्टी की हांडी में ही बनता था। अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बर्तन क्यों इस देश में आए, हम भी एल्यूमिनियम बना सकते थे। हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं, कर्नाटक बहुत बड़ा भंडार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बॉक्साइट के बड़े भंडार हैं। हम भी बना सकते थे, अगर बॉक्साइट है तो एल्यूमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। इसलिए कुम्हारों की एक पूरी की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई कि तुमको भैया मिट्टी के ही बर्तन बनाने हैं। माने तुमसे बड़ा वैज्ञानिक कौन? अब ये कुम्हार जो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं इस देश के,
जो मिट्टी के बर्तन बनाकर हजारों साल से दे रहे हैं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, हमने उनको नीची जाति बना दिया। हम कैसे मूर्ख लोग, ये ऊंचा नीचा हमने डाल दिया इस देश में, इसी ने देश का सत्यानाश कर दिया। अगर प्रेशर कुकर की कंपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर वो ऊंचा आदमी है, तो ये कुम्हार नीचा कैसे हो गया? जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक काम कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बना बनाकर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सिलेक्शन करता है वो। आपको मालूम है हर एक मिट्टी से बर्तन नहीं बनते, एक खास तरह की मिट्टी है वही बर्तन बनाने में काम आती है, और एक खास तरह की मिट्टी है जो हांडी बनाती है, दूसरे खास तरह की मिट्टी में कुल्हड़ बनता है, तीसरे खास तरह की मिट्टी में कुछ और बनता है। ये मिट्टी को पहचानना कि इसमें कैल्शियम ज्यादा, इसमें मैग्नीशियम ज्यादा इसलिए हांडी इससे बनाओ, और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कम है इसलिए इसका कुल्हड़ बनाओ, ये तो बहुत बहुत बारीक और विज्ञान का काम है। ये सब कुम्हार कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं, बिना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए कर रहे हैं। तो हमें तो वंदन करना चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए। कितने महान लोग हैं। दुर्भाग्य से सरकार की कैटेगरी में वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं। और सबसे मजे की बात कि ये हांडी जब खत्म होगी, माने इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, तो ये हांडी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वही मिट्टी से हांडी बन जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। प्रेशर कुकर के बारे में तो नहीं कह सकते आप, बायोडिग्रेडेबल है। तो आप भी कर लीजिए ये काम, प्रेशर कुकर निकालिए, मिट्टी की हांडी ले आइए। तो आप कहेंगे जी दाल देर में पकेगी, सिद्धांत ही वही है दाल का, तो जो देर में खेत में पकी है वो देर में घर में भी पकेगी। आप कहें जी मिट्टी की हांडी के बाद अगर कोई चीज है, तो हमारे यहां एक मेटल बनता है जिसको आप लोग कहते हैं एलॉय है, कांसा। तीसरा सबसे अच्छा माना जाता है पीतल। अब ये कांसे और पीतल में भी हमने काम कर लिया कि अरहर की दाल को कांसे के बर्तन में पकाएं तो उसके सिर्फ 3% माइक्रो न्यूट्रिएंट कम होते हैं, 97% मेंटेन रहते हैं। पीतल के भगोने में पकाएं तो 7% कम होते हैं, 93% बचे रहते हैं। लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं तो सिर्फ 7% बचते हैं, बाकी खत्म होते हैं। अब आप तय कर लीजिए, आपको लाइफ में क्वालिटी चाहिए तो आपको मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा, माने भारत की तरफ वापस लौटना पड़ेगा, इंडिया से। अभी हम हैं इंडिया में, जो बनाया अंग्रेजों ने या बना दिया अमरीकियों ने, इस इंडिया से निकल के भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। और मैंने पिछले 1-2 वर्षों में ये बातें गांव गांव में कहना शुरू किया है, तो इसका परिणाम पता है क्या, कि कुम्हारों की इज्जत बढ़ गई है गांव में। और मैं मानता हूं कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है तो वो ये कि कुम्हारों की इज्जत इतनी बढ़ जाए कि वो पंडितों के बराबर आ जाएं, क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है, क्योंकि वो किसी से छोटे नहीं है। और मजे की बात कि वो हांडी बना के आपको 20-25 रुपए में ही दे रहे हैं, प्रेशर कुकर तो 250-300 रुपए का है। मैं होम्योपैथी की भी चिकित्सा करता हूं, तो बहुत सारे पेशेंट मुझे फोन करते हैं, राजीव भाई ये। तो मैंने कुछ पेशेंट को खास कर कहा कि देखो भैया, आपको मैं कोई दवा नहीं दूंगा। तो कहने लगे फिर बीमारी कैसे ठीक होगी? मैंने कहा एक ही काम करो, मिट्टी की दाल खाना शुरू करो, मिट्टी की हांडी में रखी हुई दाल खाना शुरू करो। चावल खाना है तो मिट्टी की हांडी का। कहने लगे राजीव भाई कौन करेगा ये सब? मैंने कहा आपकी बीवी करेगी या आप करोगे? अगर जिंदगी चाहिए तो झक मार के आप करोगे, नहीं तो अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ, लाखों रुपए खर्च करो, फिर भी झक मार के वापस आओ। तो मेरे पास कुछ डायबिटीज के क्रोनिक पेशेंट हैं, बहुत क्रोनिक, जिनका शुगर यूनिट 480 के ऊपर है। ऐसे 100 से ज्यादा पेशेंट, वो 8 से 9 महीना हो गया नियमित रूप से मिट्टी की दाल और मिट्टी का चावल, माने हांडी की दाल और हांडी का चावल, हांडी की खिचड़ी नियमित रूप से खा रहे हैं। और अब तो उन्होंने मिट्टी का तवा भी ले आया अपने घर में रोटी बनाने के लिए। बाजरे की रोटी बहुत अच्छी बनती है इस मिट्टी के तवे पे, तो रोटी भी उसी की खा रहे हैं। 8 महीने के बाद सबका शुगर टेस्ट किया है तो 480 यूनिट वाला अभी 180 यूनिट पे है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी टॉनिक के। और होम्योपैथी की कोई दवा नहीं दी मैंने उनको। कुछ लोगों को ज्यादा परेशान थे, दवा भी दो, उनको प्लेसिबो दे दिया। प्लेसिबो समझते हैं? खाली गोली, दवा नहीं डाली। तो पेशेंट को लग रहा है कि मैं दवा खा रहा हूं, दवा खा के अच्छा हो रहा हूं। मुझे मालूम है कि वो कोई दवा नहीं है, वो प्लेसिबो है, वो अच्छा हो रहा है उस मिट्टी की दाल खा के, मिट्टी का चावल खा के, मिट्टी की खिचड़ी खा के। रिजल्ट ये है। तब मैंने मान लिया
कि बाघभट्ट सच में महान आदमी थे। ये एक सूत्र पूरा होता है, 8:30 का समय हो गया है। आगे कल दूसरा सूत्र, तीसरा, ऐसे कर करके जो सबसे जरूरी 15 है वो पहले बताऊंगा और उसके आगे बढ़ता जाए। आभार, धन्यवाद।